चलिए देखिए, आज देखना है हम लोग को विश्लेषणात्मक स्कूल की कमियां। ठीक है, तो मैंने पहले ही भी बता चुका था कि इसकी जो कमियां हैं, है ना, सारे जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या विचारधाराएं दी थी, वो कहीं ना कहीं पे एक पक्षीय थे। यानी कोई बोलता था अंतर चेतना का सिद्धांत, है ना, कोई बोलता है कि राज्य ही उस विधि को बनाती है, वगैरह वगैरह। तो कहीं कहीं पे क्या हुआ कि लोगों के लिए या कहीं पे राज्य के लिए, है ना, एक ही पक्ष में सोचा गया था। तो ये सबसे बड़ी क्या है, इसकी कमी थी, इस स्कूल की कमी थी। और इसीलिए पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है कि ये एक पक्षीय थी। ठीक है, एक पक्षीय है। इस संदर्भ में हम ये स्कूल को एक पक्षीय कह सकते हैं कि विधि ना तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखता है और ना ही समाज शास्त्रीय पद्धति की ओर ध्यान देता है। ऐतिहासिक स्कूल की छाया में विश्लेषणात्मक स्कूल का प्रकाश मंद होने लगा। तो आपने जो पिछली क्लास में देखा था वो सारी चीजों का यहाँ पे समावेश मिल जाएगा कि एक पक्षीय कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनुशास्त्रीय तथा समादेशी सब कुछ नहीं होता। जैसे कि ऑस्टिन ने कहा था कि शास्त्री के द्वारा ही आप विधि को लागू करवा सकते हो, है ना। तो ये वाली बात भी एक कमी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित हुई थी। इस स्कूल में नैतिकता, यानी कि नैतिकता का मतलब मॉरलिटी, ठीक है, मॉरलिटी को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें शक्ति या बल पर ही अधिक जोर दिया गया था। न्याय प्रशासन में अनुशास्त्री को अत्यधिक महत्व दिया गया था। लेकिन इस स्कूल वाले ये भूल जाते हैं कि अनुशास्त्री तथा समादेश ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा अन्य तत्व भी होते हैं जिसका व्यवहारिक महत्व होता है। विधि का आदर्श पक्ष भी अपना स्थान रखता है। विधि को कैसा होना चाहिए पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, सबने ये कह दिया कि विधि ऐसी होनी चाहिए, है ना, विधि कैसी होनी चाहिए ये तो सबने बता दिया, पर विधि कैसी हो ये कोई नहीं बता रहा है। तो ये क्या है, कमियां हैं, इस स्कूल की कमियां हैं, विश्लेषणात्मक स्कूल की कमियां हैं। अगर आप एक पक्ष ये बता रहे हो कि विधि ऐसी होनी चाहिए, तो ये भी बता दो कि विधि क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो ही पॉइंट है इसकी कि एक पक्षीय थे ये विश्लेषणात्मक स्कूल के जो विचारधारक थे उनका एक पक्षीय होना, और दूसरा है अनुशास्त्री तथा समादेशी सब कुछ नहीं होता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है इसका। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो विश्लेषणात्मक स्कूल एवं इसकी जो भारतीय स्थिति क्या है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, ठीक है, 1947 से पूर्व भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाया जाता था जिसमें भारतीय कोई हिस्सा नहीं ले सकते थे। विधियां आदेश के रूप में दी जाती थी जिसका पालन करना भारतीयों को अत्यंत ही आवश्यक होता था, चाहे वे भारतीयों के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो अथवा लाभदायक हो। ब्रिटिश शासक हमारे ऊपर राज्य करते थे। भारतीयों के मानसिक विकास, सामाजिक उन्नति आदि का उन्हें कोई ख्याल नहीं था। तो आप तो पूर्व में ही परिचित होंगे ना कि 1947 के पहले क्या क्या विधियां रहती थी, जिससे त्रस्त होकर ही तो हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करें। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में है कि विश्लेषणात्मक स्कूल जो है और उस समय में भारत की स्थिति क्या थी, उनके जो विचारधारा थी वो भारत की स्थिति में कैसा प्रभाव डालती थी। ठीक है, तो आगे देखिए कि भारत में ब्रिटिश कानून के प्रादुर्भाव के पहले कानून में अनिश्चितता थी। ठीक है, कानून अव्यवस्था, अनिश्चितता व निरंकुश था, जो विशेष रूप से शासक के मस्तिष्क पर आधारित था। ब्रिटिश कानून आने पर कानून में निश्चितता आई। विधि की भाषा तथा स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीश जो अधिकतर इंग्लिश विधि थे, इंग्लिश कानून की ओर देखा करते थे। परिणाम स्वरूप इंग्लिश कानून पर आधारित जो प्रावधान आए, है ना, वो ये है आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1861, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, ये सब पहले आए। उसके बाद देखिए कि भारत में स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय जनता की मनोभावनाओं को देखते हुए संविधान जनता के कल्याण हेतु प्रावधान बनाए गए। संविधान के अध्याय जो 3 है ना, 3 में मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अंतर्निहित किए गए, जो कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों को क्या किया, शक्तियों के अनुचित क्रियान्वयन पर एक प्रकार का बंधन
का कार्य करती थी। यदि विधायिका इस सीमाओं का उल्लंघन करती है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उस कृत्य को असंवैधानिक या शून्य घोषित करने में सक्षम है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षक हैं। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व का समावेश भी किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में स्वतंत्रता पश्चात राज्य कानून संप्रभुता नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का स्पष्ट विवेचन किया गया। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की सुविधा व नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया। शक्तियों का बंटवारा, राज्य व केंद्र के बीच विषयों का विभाजन आदि महत्वपूर्ण उपबंध विश्लेषणात्मक विचारधारा की पुष्टि करते हैं। कानून क्या है, कानून में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 13 में भी किया जाना विशेषात्मक विचारधारा का की इस बात की पुष्टि करती है। इसके साथ अनुच्छेद 13 की व्याख्या संबंधी मामलों में तथा कानून के रूप में अधिकार व कर्तव्य के निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न वादों में व्यक्त किए गए विश्लेषणात्मक विचार की ये झलक दिखाते हैं। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि भारत में पहले विश्लेषणात्मक विचारधारा नहीं थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्तमान में ऑस्टिनवाद विचारधारा अर्थात विश्लेषणात्मक विचारधारा की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा विश्लेषणात्मक स्कूल की कमियों के साथ में इसकी भारतीय स्थिति समाप्त। ठीक है सर, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए तो।